हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल साइंस विद देवी अलीसा में। और मैं हूँ देवी अलीसा। तो आप लोगों को तो पता ही है कि बोर्ड पेपर नेक्स्ट मंथ हैं, फरवरी में 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि साइंस तैयार नहीं हो पाती है, साइंस के टॉपिक नहीं अच्छे से कवर हो पाते हैं। लास्ट टाइम में ये नहीं समझ में आता है कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से नहीं हैं, और उनको कैसे हम अच्छे से लिखें कि एग्ज़ाम में हमें अच्छे से मार्किंग दे और हमारा स्कोर अच्छा बने। साइंस में अधिकतर बच्चों के यूपी बोर्ड में नंबर कम हो जाते हैं और लास्ट तक उन्हें तैयार नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग साइंस में अब पढ़ेंगे और एक एक करके टॉपिक क्लियर करेंगे। आप लोगों को तो पता ही है कि साइंस में 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो उसमें से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में एक एक चैप्टर को कवर करेंगे और उसके बाद में उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, कौन से लॉन्ग में आते हैं, कौन से शॉर्ट्स में आते हैं, और किसको कितने वर्ड्स में लिखना है, कितना सुटेबल करके लिखना है कि एग्जामिनर हमको अच्छे नंबर दे और हमारा लास्ट तक तैयार हो जाए। आपको तो पता ही है कि साइंस का पेपर जो है 29 फरवरी को है। तो हम लोग आज से तैयारी शुरू करते हैं और हम लोगों का गोल यही रहेगा कि 1 महीने में साइंस को कवर कर लिया जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं। तो पहले हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं कितने कितने चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो उसके चैप्टर्स देख लेते हैं, फिर आगे केमिस्ट्री बायो जब करेंगे तो वो बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान। यूपी बोर्ड में आप सभी लोग हैं तो हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हिंदी लेकर चलते हैं। भौतिक विज्ञान में आप लोगों के 4 यूनिट्स हैं। इसका पहला यूनिट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये पहला टॉपिक तो बहुत ज़्यादा पढ़े भी होंगे, लेकिन लास्ट तक आते आते इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। और परावर्तन चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे बहुविकल्पी बनते हैं। और हाई स्कूल में तो पैटर्न हो गया है कि 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो इससे हमें छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अपवर्तन में, परावर्तन में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। ये हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर आता है विद्युत। तो तीसरा हमारा है विद्युत। उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर आता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक चैप्टर्स को उठा करके उसके एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको तैयार करेंगे। ठीक, तो ये सारे चैप्टर्स तो आप लोग पूरे साल से पढ़ के आ ही रहे होंगे, तो हमें तो जरूरत नहीं है कि इसको नोट करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई चाहता है तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग आज इस पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और हमारे हिसाब से इसमें जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट लिया जाएगा। हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे और ये वाले टॉपिक को बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परावर्तन। तो पहली बात इन्होंने प्रकाश का परावर्तन बोला है। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे और बहुत सारे लोगों ने ऐसे नॉर्मल बुक पढ़ी होगी, तो हर जगह पे अलग अलग है। हम दोनों को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में हमें क्या मिलता है, कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा कि प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें वस्तुओं को दिखाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम लोगों को, जो कि हमें वस्तुओं को दिखाती है या जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमें एनसीईआरटी में देखने को तो मिलता है। ठीक, लेकिन वास्तव में ये बात जो है वो क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम ये कह दें कि ये कह रहे हैं जो कि हमें वस्तुओं को दिखाती है, तो हम लोगों को तो लगता है कि नहीं, प्रकाश तो हमें खुद ही दिख रहा है, तो ये हमें कैसे दिखाती है, तो हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि कोई अंधेरा कमरा है और उसमें कोई मोमबत्ती जल रही है। अगर अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रख दें तो क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन अगर उसी जगह पे हम कोई मोमबत्ती रख दें या कोई बल्ब है तो क्या होता है, हमें वस्तुएं आराम से दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, उसके रखने पर ही हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। ठीक है, तो होता ये है कि उससे एक प्रकार का विकिरण उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देखते हैं विकिरण को कि क्या बात हो रही है यहाँ पे कि किस प्रकार से वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारी कोई मोमबत्ती है और उससे हमारा क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, अब इससे जो प्रकाश है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो प्रकाश निकलता है ये एक प्रकार का विकिरण होता है। ठीक है, ये विकिरण क्या होता है, इससे उत्सर्जित होता है और किसी दूसरी वस्तु पर जाकर के गिर जाता है। ठीक, मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु है और इस पे जाकर के वो गिर जाता है, तो ये विकिरण जब इस पे जाके गिरता है तो यहाँ पे एक घटना होती है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसके बाद ये वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो हम लोग कह देते हैं कि प्रकाश ये तो हमें दिखा रहा है। ठीक है, प्रकाश को हम नहीं देख सकते, वही हमको दिखा रहा है, तो इस पर जब गिरा, परावर्तन की घटना होती है तो दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इस आधार पर कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित का मतलब ये होता है कि वो हमें फील करा देता है, हमें दिखाई देने लगता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं संवेदित करता है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, ये बात है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बात आती है विकिरण की। ठीक है, विकिरण क्या होता है, तो विकिरण एक ऐसी चीज है जो कि होता है कि ये एक प्रकार से मध्यवर्ती माध्यम को गर्म किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने की जो घटना होती है उसे हम बोलते हैं विकिरण। मतलब कि जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, विकिरण, विकिरण समझ लें, यहाँ से हमारा प्रकाश आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक की उसने डिस्टेंस कवर की, तो इसके बीच में ये जो पूरा हमारा माध्यम है, यहाँ का जो माध्यम है वो गर्म नहीं होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं विकिरण। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि हमने ले लिया ये सूर्य है। ठीक है, और हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी क्या है, एयर है, तो सूर्य से क्या आता है, प्रकाश आता है। ठीक है, इससे बहुत सारा प्रकाश आता है, तो इससे हमारा प्रकाश आता है, यहाँ तक हमारे तक आता है। जब हम यहाँ पे खड़े रहते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है, लेकिन यहाँ पे वायु है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर तरफ को कुछ दूरी पे जा करके देखें तो हमें वहाँ गर्म नहीं महसूस होता है। इसका मतलब क्या है कि बीच का जो माध्यम है वो गर्म नहीं हो रहा है। तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, ये हमारी परिभाषा। तो विकिरण क्या होता है, विकिरण हम ऐसा होता है जो बीच के माध्यम मतलब मध्यवर्ती माध्यम को गर्म किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, वो होता है विकिरण। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा विकिरण। अब यहाँ पे हमने अभी बताया कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है, तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि बोर्ड पेपर में आपको मिल सकती है, तो आपको लिखने के काम है। ठीक, तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो कि हमारी आंखों को
ठीक है। तो ये हमारी मेन डेफिनेशन है। और प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है। अगर आपको बोर्ड पेपर में आए तो वो वाली जो हमारी डेफिनेशन वो एनसीईआरटी में है, बट वो इतना क्लियर नहीं है। आप लोग हाई स्कूल में हैं तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छी परिभाषा होनी चाहिए। अगर आप क्या है तो इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर देंगे। ठीक है। ये तो बात हो गई कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो कि आंखों को संवेदित करता है। और ये जो प्रकाश होता है ये तरंग के रूप में चलता है। अभी बताया ना, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। ठीक है। तो ये विकिरण ऊर्जा है और ये हमारी आंखों को संवेदित करती है। तो जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक। तो यहाँ पर आपको ये बात भी मेंशन करनी होगी कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। ये बात आपको प्रकाश पूछेंगे तो इतनी परिभाषा लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे कि आपने सोचा मैंने बता दिया कि ये परिभाषा लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर देगा। नहीं, इतने से नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके यहाँ पे क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं आता है लिखने के लिए। 20 मार्क्स के आपके बहुविकल्पीय आते हैं, उसके 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। तो आपको थोड़ा सा लेंथी लिखना होगा, इतने छोटे से काम नहीं होगा। तो उसी के आगे हम क्या बताएंगे, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। और अधिकतर हम लोग यही देखते हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में चलता है। ठीक। निर्वात का मतलब वो होता है, निर्वात मतलब पूरी तरीके से खाली, लेकिन एक सिचुएशन में हो सकती है कि निर्वात में हमारी वायु आ सकती है। ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है। तो इसको भी हमें लिखना होगा और इसकी तरंगदैर्घ्य भी होगी। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य देख लेते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आप लोगों को बहुत जगह पे मिलेगी। कहीं पर एंगस्ट्रॉम में मिलेगी, कहीं पे मीटर मिलेगी, कहीं पे नैनोमीटर मिलेगी। बट हम आपको नैनोमीटर बता रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है आपको नैनोमीटर में मिलेगा। ठीक है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से आपको 700 नैनोमीटर। ठीक है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। ठीक। ये हो गई, आपको ये भी मेंशन करते हुए चलना है पूरा। ठीक। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है। अब उसके बाद अभी भी हमने बताया कि ये प्रकाश जो है वो निर्वात में चलता है। ठीक है। तो प्रकाश को लिखना होगा कि प्रकाश निर्वात में चलता है। तो चलता है तो इसकी कुछ ना कुछ चाल होगी। ठीक है। तो प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? निर्वात में चाल आप लोगों को कहीं पे किलोमीटर मिलेगा, कहीं पर मीटर मिलेगा। तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये हो गई प्रकाश की निर्वात में चाल कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब इसके अलावा क्या ऐसा संभव नहीं है कि प्रकाश जो है वो हमारे सिर्फ निर्वात में ही चलता है और कहीं नहीं चल सकता है? तो प्रकाश के लिए कुछ माध्यम भी होते हैं। ठीक है। प्रकाश कुछ माध्यम में भी चलता है, उनको हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश के लिए आवश्यक माध्यम जो होते हैं प्रकाशीय माध्यम भी बोला जाता है। और वो 3 प्रकार के होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखो, तो उसमें अभी चाल की बात हो रही है कि निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। तो पदार्थीय माध्यम मतलब कि कोई माध्यम आ जाता है तो वहाँ इसके प्रकाश की चाल पे क्या फर्क पड़ता है? तो प्रकाश की चाल कुछ कम हो जाती है। हमने डायरेक्ट तो बता दिया कि कुछ कम हो जाती है, लेकिन हम कैसे मान लें कि कुछ कम हो जाती है? तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हम लोग कभी भी ऐसे बाहर खुले में खड़े होते हैं गर्मियों के मौसम में, तो इस चीज़ का एहसास गर्मियों में ज़्यादा कर सकते हैं।
गर्मियों में हम खड़े होते हैं जैसे जून के महीने में, मई के महीने में, तो काफ़ी तेज़ धूप लगती है हमारे फेस पे, और हमारे फेस पे थोड़ा सा हमें जलन सी महसूस होने लगती है। और उसी जगह पे अगर हम क्या करें, कोई कार है और कार का कोई शीशा बंद है, तो हम उसके अंदर बैठे होते हैं, तो कार के शीशे से जब धूप हमारे चेहरे पे पड़ती है तो हमें इतनी तेज़ नहीं लगती है। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, हम कार में बैठे थे और वहाँ से धूप आ रही थी, तो हमें लगेगा कि हमें धूप तो लग रही है, ठीक है, तो आपको इतनी तेज़ लग रही है, लगेगा बहुत तेज़ लग रही है, लेकिन आप जैसे ही बाहर जाएंगे कार से उतर करके, तो आपको वो तेज़ धूप लगेगी। तो इसका क्या मतलब है कि प्रकाश निर्वात में उसकी चाल जितनी थी उससे कुछ कम हो जाती है, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि प्रकाश की चाल पदार्थिक माध्यमों में इससे कुछ कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, तो होती है, यहीं से हम लोग आगे ऐड कर लेंगे। पदार्थिक माध्यमों में इससे कुछ कम हो जाती है। तो पदार्थिक माध्यमों में क्या होती है, इससे कुछ कम हो जाती है। अब बात आती है कि पदार्थिक माध्यम क्या होते हैं, मतलब पदार्थ के रूप में कुछ ऐसे आ जाते हैं जो पदार्थिक माध्यम होते हैं, ठीक। प्रकाश को चलने के लिए इनकी जरूरत होती है, मतलब प्रकाश से होकर के गुजरता है या उनसे होकर के चल के जाता है, तो इस आधार पर, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करें, इतना जो हमने बताया है इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम लोग देखते हैं कि जो प्रकाशीय माध्यम होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग प्रकाशिक माध्यम के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें क्या क्या आता है, और हम लोग अगर देखना चाहें तो कैसे जान पाएंगे कि ये कौन सा प्रकाशिक माध्यम है, ठीक है। तो मुख्यतः प्रकाशिक माध्यम को प्रकाश कितना आर पार कर जाता है उस आधार पर हम लोग उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं कि जो हमारे प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम हमारे 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले हम लोग वो 3 मुख्य देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक का मतलब जिसके आर पार हम लोग आराम से देख सकते हैं, पारदर्शक माध्यम, ठीक। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं पारभासक। पारभासक का मतलब क्या होता है, पहली बार हमने नाम सुना है, क्या इसका मतलब होता है, तो एक मिनट इसके बाद हम लोग यही देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपारदर्शक, अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। तो ये हमारे 3 होते हैं। जैसे कि पारदर्शक में क्या होता है कि जिसमें प्रकाश पूरी तरीके से आर पर चला जाए उसको बोलते हैं पारदर्शक माध्यम, ठीक है। पारभासक क्या होता है जिसमें पूरी तरीके से हमारा आर पार ना हो, लेकिन हाँ उसका मतलब कि कुछ भाग जो है हमारा पार चला जाए, तो उसे बोलते हैं पारभासक माध्यम। तीसरा वो है अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब जिससे प्रकाश बिल्कुल भी उस दूसरे पार जा ही ना पाए, उस माध्यम के दूसरे साइड जा ही ना पाए, वो होता है हमारा अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। तो चलो हाँ, आपने कहा मैम ने तो बता दिया, हमने समझ लिया, लेकिन हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि पारदर्शक है या पारदर्शक है ना। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। तो पारदर्शक माध्यम में हमारा आता है वायु और कांच, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा सा रेड से मेंशन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो वायु और दूसरा हम ले लेते हैं कांच। तो जैसे कि हमने कहा कि हम जो है यहाँ पर खड़े हैं और हमारे और आपके बीच में वायु है, तो आप हमको डायरेक्टली देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे बीच आराम से वायु जो है पारदर्शक माध्यम का कार्य करती है,
और दूसरा कांच। तो कांच के आपने देखे होंगे बहुत सारी विंडो होती हैं, डोर्स होते हैं, और आराम से इधर उधर हम उसके आर पार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वायु और कांच, ये हमारे पारदर्शी माध्यम के एग्जाम्पल हो गए। फिर उसके बाद हम दूसरा देखते हैं पारभाषक। ये और ये तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन हम पारभाषिक माध्यम को थोड़ा सा कम समझ पाते हैं ना। तो कभी देखा होगा कि कोई कागज़ है, ठीक है, कागज़ में हम इतना आर पार तो देख नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन अगर उसी को हम तेली कागज़, मतलब क्या करें, कागज़ के ऊपर हम तेल डाल दें पूरा, तो कागज़ क्या होगा, उसमें नमी से आ जाती है, और उसके फिर उसमें हम प्रकाश डालते हैं, तो प्रकाश क्या होता है, पूरी तरीके से दूसरे साइड में नहीं जा पाता है, लेकिन हाँ उसका कुछ पार्ट जाता है, तो वो होता है हमारा पारभाषक। तो तेली कागज़ का बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है। एक तो हो गया हमारा तेली कागज़। इसके बाद अगर हम और देखना चाहें तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि साफ पानी होता है तो प्रकाश हमारा इधर से उधर आराम से ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अगर उसी का दूषित जल हो तो नहीं दिखाई देगा। तो यानी कि ये भी जो हमारा दूषित जल है वो भी हमारा इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, दूषित जल। फिर हमारा एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि घिसा हुआ अगर कांच है तो वो भी इसी का एग्जाम्पल होगा। तो घिसा हुआ कांच, तो ये हो गए हमारे ये पारभाषक माध्यम के एग्जाम्पल। और पारदर्शक में क्या है कि जिसमें प्रकाश पूरी तरीके से आर पार चला जाता है। पारभाषक वो होता है जिसमें प्रकाश पूरी तरीके से आर पार नहीं जा पाता है, और अपारदर्शक वो होता है जिसमें प्रकाश बिल्कुल भी नहीं आ सकता। जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हमें मिलेगा लकड़ी। क्या हम लकड़ी के आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे लोहा, तो लकड़ी और लोहा, ये दो एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं जिनके आर पार बिल्कुल भी हमारा प्रकाश जा ही नहीं सकता, ठीक है। या कोई हमारी कोई दीवार है जो कि ईंटों की बढ़िया से बनी हुई है तो उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम फिर से एक बार देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? प्रकाश के पार करने के आधार पर, ठीक, 3 प्रकार के। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम, तीसरा होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या होता है कि जिसके आर पार प्रकाश पूरा ट्रांसफर हो जाए, जैसे कि वायु या कांच, ठीक। फिर उसके बाद हमारा आता है पारभाषक माध्यम। तो पारभाषक माध्यम जिससे प्रकाश पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं होता, जैसे तेली कागज, दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तो इसमें प्रकाश पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल आप लोग भी देख सकते हैं। फिर तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक में क्या होता है जिसमें प्रकाश पूरी तरीके से ट्रांसफर होता ही नहीं है, जैसे लकड़ी या लोहा। अब कोई लकड़ी रख देते हैं, जैसे मेरा हाथ ही ले लो, समझ लो ये लकड़ी है, हमने यहाँ प्रकाश लगा के दूसरे साइड में दिख रहा है, ये हम दूसरे साइड में है और प्रकाश हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारे हो गया पारदर्शक माध्यम के एग्जाम्पल, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, तो आप लोग एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने ले लिया होगा। इसके बाद अब यहाँ पे इसमें हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ जो हम लोग बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को ये पूरी तरीके से पता ही नहीं होता ये है, वो है हमारे प्रकाश किरण, ठीक है, कि प्रकाश किरण क्या होती है। तो हम लोग वही देखते हैं प्रकाश किरण क्या है। तो प्रकाश किरण किसे बोला जाता है? प्रकाश किरण। तो जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश जब अभी बताया ना पारदर्शी माध्यम, तो जब प्रकाश हमारा किसी पारदर्शी माध्यम एक सरल रेखा में चलता है, तो जब वो चलता है, जैसे मैंने कहा कि हमारा यहाँ प्रकाश है, वो यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा में चलती है, तो उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक उसने कुछ पथ तय किया है ना। तो ये जो पथ की दूरी थी ना, इसके द्वारा जो तय किया गया पथ था, इसी को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं।
ठीक है। तो क्या कहेंगे प्रकाश रे को, जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है तो उसके द्वारा तय किया गया जो पथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। तो एक बार हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है तो तय किए गए पथ को तय किए गए पथ को क्या कहते हैं, तय किए गए पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, इसे तो प्रकाश किरण कहते हैं। और ठीक, तो प्रकाश के जब किसी पारदर्शी माध्यम में चलता है, तभी बताया पारदर्शी मतलब आर पार जा सकता है, चलता है तो एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो गमन का मतलब होता है चलना, गमन करता है तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ पथ तय किया जाता है, वो जो पथ होता है उसे हम लोग प्रकाश किरण बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण, अब एक ही तो प्रकाश किरण आएगी नहीं, एक से ज़्यादा भी आ सकती है, एक से कम तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर प्रकाश किरण एक से ज़्यादा होंगी तो उनका क्या बन जाएगा, समूह बन जाएगा। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के द्वारा तो तय किए गए पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार इस पर कहना, प्रकाश के द्वारा तय किए गए पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश किरण एक से ज़्यादा होती है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो हम हर एक प्रकाश किरण को एक एक नाम तो देंगे नहीं, फिर हम उनको क्या बोलेंगे, एक समूह में रख देंगे। तो जो प्रकाश किरणों का समूह होता है उसे प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। उसके बाद प्रकाश पुंज हमारे कई तरीके से आते हैं, कोई एकदम सीधा आ रहा है, कोई एकदम एक दूसरे के समांतर आ रहा है, कोई एक बिंदु पर आ रहा है, कोई बिंदु से ऐसा लगता है कि बिंदु जा रहे हैं। तो इन तरीकों के हिसाब से प्रकाश पुंज भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हो गया होगा, इसको हम यूज करके प्रकाश पुंज देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश पुंज भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, दूसरा हमारा होता है अपसारी, और तीसरा हमारा होता है समांतर। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो प्रकाश पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं। ठीक, तो हाँ चलो, तुमने कहा कि ठीक है, हमको समझ में आ गया कि हमारे अपसारी और समांतर होते हैं, लेकिन हम इनको जानेंगे कैसे कि किसमें क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभिसारी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सभी प्रकाश किरणें बाहर से आ रही होती हैं और किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं,
जैसे हमने कहा ये एक प्रकाश की लड़ाई, ये मेरी एक प्रकाश की लड़ाई, ये एक मेरी प्रकाश की लड़ाई। ठीक है, ये हमने कहा तीन हमारी प्रकाश की लड़ाई आ रही है और तीनों किसी एक बिंदु O पर आकर के मिल रही हैं। ठीक, तो ये जो प्रकाश किरणों का जो समूह है उसे हम कहेंगे अभिसारी। ठीक है, तो एक से ज़्यादा लोग प्रकाश की, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब 3 मिलेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं अभिसारी। तो उसके बाद हमारा दूसरा आता है अपसारी। अपसारी में होता क्या है कि हमें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब ऐसा लगता है कि हमारी प्रकाश किरणें एक यहाँ इस बिंदु O से आ रही हैं, ऐसे। तो हमें लगता है कि प्रकाश किरणें हमारी किसी एक बिंदु से आती हुई जो प्रतीत होती है तो उन्हें हम लोग बोलते हैं अपसारी। और समांतर तो सबसे आसान है कि इसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के बिल्कुल समांतर आती हैं, तो ये हमारा समांतर किरण पुंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा अभिसारी, ये हमारा अपसारी और ये हमारा समांतर। ठीक, तो अभिसारी में किसी एक बिंदु पर आते हुए मिलती है सभी प्रकाश किरणें, अपसारी में किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से वही आ रही है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, प्रतीत होती है सिर्फ, तो ये होता है हमारा अपसारी किरण। समांतर में क्या होता है कि जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं तो होता है समांतर किरण। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट्स के लिए, मतलब थोड़ा रिवाइज करने के लिए आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर हम लोग उसके आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने ले लिया होगा, तो हमारे हिसाब से लगता है कि आज इतना टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। तो आज हमने जितना पढ़ाया है कि प्रकाश क्या होता है, विकिरण क्या है, कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, और जो प्रकाश है तरंग के रूप में चलता है। कौन सी तरंग के रूप में चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। और इसकी निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड होती है। और पदार्थीय माध्यमों में इसकी प्रकाश की चाल जो होती है इससे कुछ कम हो जाती है। ठीक है, हमने ये देख लिया। फिर उसके बाद हम देख रहे थे माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम में 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभाषक और अपारदर्शी। 3 प्रकार के हमारे माध्यम होते हैं। पारदर्शी के हमने एग्जाम्पल देख लिए, पारभाषक के देख लिए, पारदर्शक के देख लिए, क्या होता है ये भी बता दिया। फिर उसके बाद में हमारे आती है प्रकाश किरण, जो कि हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। कल प्रकाश का परावर्तन देखेंगे और उसमें हमें ये सब पूरा देखना है। ठीक है, तो प्रकाश में हमने इतना देखा। फिर उसके अब आगे प्रकाश किरण क्या होता है कि जब वो किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ पथ तय किया जाता है। तो इस पथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। प्रकाश किरण एक ही तो आएगी नहीं, हमें से एक से ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो एक से जब ज़्यादा आती है, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो उसको समूह में कहा जाता है। तो प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। तो उस आधार पर प्रकाश किरण पुंज हमने देखा कि हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो आज हमारे हिसाब से इतना बहुत ज़्यादा है और इसको आप लोग अच्छे से आज पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को इसमें या कोई भी डाउट इसमें रिलेटेड हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग कल, और कल हम लोग इस प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।